गाइस वेलकम बैक। ये वीडियो होने वाला है ओबी गायनी सब्जेक्ट के लिए, जो कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओबी गायनी मतलब ऑप्स और गायनी आपका इंक्लूडेड है इसमें, और 20+ क्वेश्चंस आराम से आते हैं बहुत जगह से। ये मतलब आपका इसका स्पेशली मैं कहूँगा पीएसएम के साइड से, पीडियाट्रिक्स के साइड में मतलब इसका इंटीग्रेशन होकर रखा है, तो बिग 4 का ये पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मिस कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इसको करना कैसे है, देखिए कोई इसमें मैंने हमेशा अभी तक जितनी भी मैंने बातें की उसमें मैंने यही बोला है कि एक बेस्ट वे होता है हर चीज़ को अप्रोच करने का। तो जहाँ मतलब बेयर मिनिमम तो एक आपको करना पड़ेगा ना। ओबी गायनी का बेयर मिनिमम इज़ द मेन नोट्स। ये थोड़ा सा लोगों को मतलब लगता है कि इसमें भी शॉर्टकट कर लें, आरआर से कर लीजिए। बहुत लोग करते हैं, कर लीजिए मतलब। बट आपको एक बार मतलब मन में अगर आपको ये चाहिए कि एक सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कि कोई डाउट ना रहे कि आपने जो प्रिपरेशन किया है कि उसमें कुछ कमी है, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो उसमें हम चाहेंगे कि रिस्क कम लें। जहाँ सब्जेक्ट देखिए फॉर एग्जांपल छोटे हैं, डरमैट है, एनेस्थीसिया है, ये सब, वहाँ तो आप आरआर करिए, सिर्फ बीटीआर करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो हम रिस्क अपना कम लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अपने को डीप कॉन्सेप्ट्स में पूछ लिया तो आपको वो क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। उसके लिए फिर आप अगर कहीं भी आपने अगर कंटेंट में कमी की तो फिर वो थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत है। इसलिए इन सब्जेक्ट्स को वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो बिग 4 हैं, जो वो मतलब एक तरीके से डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेन नोट्स आपने पढ़ना है ओबी गायनी के अपने पूरे, और अपनी क्या कहते हैं बीटीआर साथ में रखनी है, ठीक है। आपने दो पहले मेन नोट से पढ़ना है, आपको पूरी चीज़ें समझनी है क्या है कैसे है। उसके बाद आपको सेकंड में आपको बीटीआर में इसको कंसाइज करना शुरू करना है। कंसाइज के लिए मैं अभी यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साथ ही साथ कि कैसे इनको करना है। देखिए अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच टू फर्स्ट रीड देख लीजिए, अप्रोच टू सेकंड रीड की मेरी वीडियो देख लीजिए। वही सारी अप्रोच अपने को लगानी है, क्या कहते हैं, सारे ही 19 सब्जेक्ट्स पे वो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी से सब कुछ आपके 19 सब्जेक्ट्स की अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये नोट्स दिखाने जा रहा हूँ, बाकी ये नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिए, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और अब जैसे पहला ये एयूबी है अपना ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। एयूबी के टॉपिक में आप ये देखेंगे कि तीन चीज़। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा मैं पहले बताऊं कि आराम से मैं कोशिश करूंगा आराम से तसल्ली से समझाने का, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये देखिए। कुछ ना कुछ आप बेहतर मतलब पॉइंट्स उठा के ही लेके जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलिप है, एडिनोमायोसिस है और फिब्रिनॉइड है, ठीक है। 3 है। आप मैरो के मेन नोट्स खोलेंगे तो आप देखेंगे 3 पन्ने लगभग होंगे वहाँ पे। 3 पन्ने की पेजेस में पूरी बड़ी बड़ी सी टेबल्स बनी हुई है, ठीक है। अब वो 3 पन्ने की जो टेबल है वो आपको एक बार पढ़ के समझने के लिए ठीक है, बट इवेंचुअली जब आपको याद रखना होगा इतने सारे पेजेस की मेमोरी बनाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। तो फिर मैंने बस सिंपल उसको सारे 3 पेजेस को कंसाइज करके रख दिया यहाँ एयूबी में, ठीक है। एयूबी में कंसाइज कैसे किया, देखिए यहाँ पे पॉलिप है। पॉलिप में देखिए नीचे लिखा हुआ है इंक्रीज रिस्क टमोक्सिफेन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपना पीएमबी का मोस्ट कॉमन कॉज पॉलिप होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका नैरो बेस होता है, यहाँ हल्का सा डायग्राम बना लिया, एंडोमेट्रियल एंडोसर्वाइकल होगा तो किस तरीके से उसको निकालेंगे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस पे काफ़ी फोकस करते हैं ये तीनों में। जैसे इसमें हिस्टेरोस्कोपी होती है, आप एडेनोमायोसिस में देखेंगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई होता है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। तो और जैसे टीवीएस होता है आपका फिब्रिनॉइड में, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली वो पॉइंट आउट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये देखिए कि क्वेश्चन AUBEN जो टॉप पे लिखा हुआ है, ये क्लासिफिकेशन के नाम है। तो ये पूछ लिया था कि AUBO किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एन ओव्यूलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ओव्यूलेटरी है तो ई और /n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए AUB के ऊपर टॉपिक के ऊपर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है UPT TVS, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपली एक आपके स्लाइड में 3 टॉपिक्स ऐसे हो गए जिसमें से क्वेश्चन हर ऑड ईयर आना ही आना है। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, एक बार जब आप रीड करोगे तो आपके तीनों की मेमोरी एक साथ बन रही होगी, और आपके क्वेश्चन सही करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और एग्जाम में वो जो एक होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर, एक वो वाली चीज़ यहाँ से बननी शुरू हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे जैसे मैंने सारे पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं। अब एक और जैसे फाइब्रॉइड का बताता हूँ मैं। फाइब्रॉइड में पूछते हैं रेड डिजनरेशन, सार्कोमेटस, हाइलिंग, ये सब। आप जब वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 2-3 पेजेस में सब पूरा टेक्स्ट थ्योरी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपने देखना है कि उसमें से क्या ऐसी चीज़ें जो हम निकाल के बीटीआर में डालें जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। पर्पस है हमारा, क्वेश्चन हमारा सही निकलना चाहिए, ठीक है। एक कोई डिजीज़ है, मैं ये बोलता हूँ 2 डिजीज़ हैं, दोनों डिजीज़ के 10-10 फीचर्स आपने याद कर लिए, कोई फायदा नहीं होगा उससे। आपको एक जनरल रखना है कि हाँ ये 2 डिजीज ऐसा होता है, आपको मेन उसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसे की चीज़ें, की वर्ड्स याद रखने हैं जो उसको बाकी डिजीज से अलग
बेसिकली करते हैं, ताकि तभी आपकी वो डीडी बनेगी और ऑप्शंस को आप रूल आउट करेंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ थी। अब जैसे फाइब्रॉइड है, इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि जैसे डीजनरेशन होता है, इसमें हाइलाइन टाइप का है, सार्कोमेटस टाइप का और रेड टाइप का है। हाइलाइन टाइप का जो होता है वो पेनलेस होता है, ठीक है। जो रेड वाला होता है वो स्पेसिफिक होता है आपके सेकंड ट्राइमेस्टर पे, तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी अलग वैरायटी से क्वेश्चन आ चुका है कि एक क्वेश्चन ऐसा था नीट में, इसमें उसने पेन के साथ वो आपका पेन के साथ बता रहा था। तो अगर पेन है और साथ ही साथ आप इसकी दो डीडी बनती है एक्चुअली ना, इसके साथ फिर एक टॉर्शन की बनती है, एक रेड डिजेनरेशन की बनती है। तो टॉर्शन में आपको नो फीवर नो ल्यूकोसाइटोसिस रहेगा, बट जो क्वेश्चन आया था उसमें फीवर भी मेंशन किया था और ल्यूकोसाइटोसिस भी था, इसलिए उसका आंसर रेड डिजेनरेशन गया होता। तो वो वाली चीज भी यहाँ पे लिख ली, क्योंकि रेड डिजेनरेशन से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो ऐसे करके आप एक बार देखिए स्लाइड को पूरा, इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें ऐड कर लिए थे। इसके बाद बस यही स्लाइड पढ़नी होती थी और इसी में से क्वेश्चंस हमेशा आते थे अपने पॉलिप, एडेनोमायोसिस और फाइब्रॉइड। और इमेज बेस्ड देखिए, इमेजेस ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो इमेज पे आ जाता था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे आ जाता था, इसमें ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक AUB टॉपिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जो स्लाइड है, ये ट्विंस वाली, ये हल्की स्लाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट जितना ऐड किया है उससे आप समझ लीजिए। अब जब मैरो में खोलेंगे पूरा एक पूरा पेज की टेबल ही बनी हुई है DCDA, MCDA और MCMA की। आप देखिएगा पूरी एक टेबल 1-1.5 पन्ने की बनी हुई है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, पूरा बेसिकली उसने समझाया है। तो ये चीज़ तो सही है कि एक बार समझने के लिए आपको पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, बट इवेंचुअली जो आपका क्वेश्चन लगेगा वो इसी स्लाइड से लगेगा। इसके जो आपको एक पॉइंट्स आपको लग रहा होगा कि बहुत हल्की स्लाइड है, खाली स्लाइड है, नहीं है। एक पॉइंट से ही क्वेश्चन आपका टिक होना, राइट आंसर्स टिक होना शुरू होते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स मैम ने बता रखे हो तो ऑलरेडी, बस उसमें आपको थोड़ा सा और बिल्डअप करना है। जैसे 2 प्लेसेंटा किसमें होती है, DCDA में होती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं 4 से 8 के वाले स्टेज को। अब MCMA में देखिए C सेक्शन है, 34 वीक्स हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसमें और हमें क्या देखना है, देखिए ये जो है ना क्विंटेरो स्टेजिंग TTS, ठीक है, इसको हम और क्या दूसरा नाम है इंटरफीटल ट्रांसमिशन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद टैप्स ट्रैप का आपको फुल फॉर्म याद आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो ये हमेशा पूछते हैं कि पहला बच्चा अगर ब्रीच में है, दूसरा बच्चा वर्टेक्स में है, निकला ट्विन प्रेगनेंसी में जब हम वो डिलीवरी करा रहे होते हैं, या पहला क्या कहते हैं आपका वेजाइनल निकला तो और दूसरा क्या, मतलब पोजीशन अलग अलग होती है ना उसमें ट्विंस की, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैरो में एक अच्छा सा दिया हुआ है कि ऐसे है तो ऐसे करके बना, तो बस वो पॉइंट वहां से उठा के आपको यहाँ लिख देना है साथ ही साथ, ताकि जब भी आप ये ट्विंस वाला पढ़ें तो आपके साथ आ जाए। तो देखिए इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो पहला बच्चा भी यहाँ पे देखिए नीचे लिखा मैंने वर्टेक्स, मतलब पहला भी बच्चा वर्टेक्स पे है, दूसरा भी बच्चा वर्टेक्स पे है। तो पहले की हम डिलीवरी वेजाइनल करेंगे और दूसरे की भी वेजाइनल में करेंगे। बेसिकली ये पहला बच्चे की पोजीशन अगर वर्टेक्स है और दूसरा अगर ब्रीच में है, तो पहले की हमने वर्टेक्स से तो वेजाइनल कर दी, दूसरे की हम असिस्टेड ब्रीच में करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्टेक्स ट्रांसफर्स है और ब्रीच है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी साथ ही साथ यहाँ पे लिख ली, ताकि अब मुझे ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। अब मुझे दोबारा अपने नोट्स में जाके ना देखना पड़े कि क्या कहते हैं वहाँ पे क्या लिखा था, और वहाँ से मैंने सारी चीज़ें काट के बस सीधे यहीं पे कर दिया। और जो MCD DCD वाले सारे पॉइंट्स ना, वहाँ से वो टॉपिक काट दिए कि अब वहाँ से पढ़ना ही नहीं। जो भी अब मेरा क्वेश्चन गलत होगा यहीं पे वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स में ऐड कर दूंगा। और बिलीव में यही पॉइंट्स है जो इसमें स्पेसिफिक इमेजेस और ये पॉइंट्स, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यही वो कीज़ हैं बेसिकली, जिससे आपके क्वेश्चन सही होना और क्वेश्चन का स्ट्राइक रेट आपका सही होना शुरू होगा। ठीक है, अब हम एक और मैं दिखा देता हूँ PPH के बारे में। PPH अराउंड 3-4 पेजेस का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है ना, मेन नोट्स जो होते हैं ना वो प्रॉफ के अनुसार भी बनाए हुए होते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉफ के लिए और बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्या डिजीज़ है, क्या पैथोलॉजी है, क्या उसका प्रोग्रेशन है, तो इसलिए वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं नोट्स। पढ़ना भी एक बार जरूरी है, आप प्लीज़ ये बात को समझिएगा। पढ़ना इसलिए भी जरूरी, तभी तो आप समझ पाएंगे चल क्या रहा है। एक बार आपने समझ लिया, देख लिया, अब आप आके BTR पे उसको अपने चीज़ों को, जो भी टॉपिक्स हैं उनको कंसाइज करके आप बिल्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब देखिए PPH है, ये PPH यही है एक PPH की स्लाइड जो मैं हमेशा पढ़ता था, इसी से मेरे क्वेश्चन लगा देते। उसके 4-5 पन्ने मैंने मेन नोट से काट दिए कि अब यहाँ पे वो पन्ने को खोलना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूट्रोटॉनिक ड्रग्स के बारे में मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे जो यूट्राइन टेम्पोनाड है उसके नीचे मैकेनिकल रिस्पॉन्सिव ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी तो क्या होगा, ये वाले पॉइंट्स जो है ये मैंने आपके वहां से ऐड करके लिख दिए हैं मैरो के मेन नोट से। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डीप गया, PPH हर साल ही आना है क्वेश्चन, थोड़ा सा भी वो डीप गया अगर नीचे, तो मेरे पास इतना मार्जिन है कि हाँ इसमें और भी डीप जाएगा तो मेरे पास सफिशिएंट है कंटेंट, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप बाकी भी उस टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं। तो ये है PPH की स्लाइड। ऐसे ही मैंने पूरे ही नोट्स को अपने जो रिलीज किए वो उसमें पूरा ही वॉइस ओवर करके पूरा ही उसमें समझाया है, कोशिश की है क्या, और उसमें साथ ही साथ ये भी पूरा हाईलाइट किया है कि कहाँ कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसी स्लाइड्स हैं जिनसे शॉर्ट
शॉर्ट ही क्वेश्चन आना है हर साल। वो चीज़ें आपको समय के साथ पता चलेंगी, थोड़ा सा यही एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है। जब आप पूरा देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक से डेड शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है हर साल, वो पैटर्न फिक्स ही है, ठीक है। तो ये अपना पीपीएस हो गया, पीपीएस से भी हर साल क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, हमेशा नेक्स्ट स्टेप में, पहले भी मैंने बात कर रखी है कि हमेशा दी नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन करके आता होता है। तो ये हो गया आपका पीपीएच, ऐसे ही करके सारे नोट्स हैं। अब फर्स्ट अप्रोच लगानी है, सेकंड अप्रोच लगानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। देखिए फर्स्ट रीड में आपको आराम से 20 दिन के अराउंड प्लस माइनस लगिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट रीड में आराम से करिए। सेकंड रीड में आइए, आप कोशिश करिए कि अब इसको आप कंसाइज करना शुरू करेंगे। कंसाइज कैसे करेंगे, देखिए सिंपल कंसाइज करने का रूल क्या है। बीटीआर खोलिए, बीटीआर में जो टॉपिक जैसे पीपीएच और इसके पहले मैंने एयूबी और ये दिखाया, उनको आप ढूंढिए अपने मेन नोट्स में। ऐसे करना है आपको, उनको मेन नोट्स में ढूंढिए जो टॉपिक बीटीआर में दिए हुए हैं, और उनको कंसाइज करिए पहले। तो ठीक है, जितना हो रहा है उनको कंसाइज करिए, बाकी टॉपिक्स वहीं पे छोड़ दिए। कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बीटीआर में नहीं दिए होंगे और वो आपका दिए होंगे क्या कहते हैं मेन नोट्स में। तो आप पहले देखिए कि वो टॉपिक कंसाइज होने लायक है कि नहीं है। मतलब वो आप कोशिश करिए कि मतलब आप उसको कंसाइज कर लीजिए। जैसे कई होता है ना, कई पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन काम की आपके क्वेश्चन की लाइन एक ही होती है। अगर आप वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप बेसिक बस यही लगाइए कि बीटीआर में जितने टॉपिक्स दिए हैं उसको मेन नोट्स में खोलिए, और वहाँ से जो सारे उसको कंसाइज करिए बीटीआर में। जो जितने भी टॉपिक्स मान लीजिए बच गए वो आप मेन नोट से कर लीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बाद में आपको रियलाइज होगा कि सारे का सारा काफ़ी पन्ने मतलब ऐसे उड़ जाते हैं ओबी गाइनी के, और क्या कहते हैं अपने कई पेजेस मैंने ऐसे काट दिए। मतलब शुरुआत का लिटरली इतने बंच ऑफ पेजेस मैं बस ब्लॉक कर दिए थे, बस मेरे को बीटीआर करनी थी क्योंकि, ठीक है। तो ये थी ओबी गाइनी की। ये आपको कोई भी अगर इसमें कोई डाउट है कुछ है तो आप पूछिए, क्योंकि ये बिग 4 जो होते हैं हमेशा बिग 2 मतलब थोड़ा टफ होता है हैंडल करना और समझना। और अब इतना दूर तक आए गए तो बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने फाइनल ईयर में पढ़ा था क्या कहते हैं ओबी गाइनी अपने 5th एडिशन से। फिर जब मैं इंटर्नशिप के बाद आया अपने तैयारी करने, तब से पता चला कि 6.58 तक की बात चल रही है एडिशन की। और साक्षी मैम का वीडियो देखा, उन्होंने बोला था कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो मैं तो जब मैंने शुरू करने वाला था मैं तो बहुत खुश था कि हाँ मैंने पढ़ रखी ओबी गाइनी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जल्दी से कवर करूँगा मैं। बट फिर मेरे को पूरा स्क्रैच से नए नोट्स और नए सब कुछ बना के स्क्रैच से मैंने ओबी गाइनी शुरू की वापस। तो इसलिए अब बट ठीक है, इवेंचुअली बीटीआर था मेरे साथ तो काफ़ी काम आसान हो गया सेकंड में। बाकी यही था ओबी गाइनी के लिए। इसके अलावा मैं और भी सब्जेक्ट्स के क्या कहते हैं वीडियोस निकाल रहा हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत लोग ऐसे हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड पीस।